What's up, guys? Welcome back. I hope you're having a good time. So, we are starting with a new chapter today, that is time of supply. टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई, ये तीन चैप्टर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. तीनों में से एक एक क्वेश्चन हर चैप्टर में से इज वेरी मच एक्सपेक्टेड. ठीक है. एज अगेन टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई काफी छोटा है एज कंपेयर टू प्लेस ऑफ सप्लाई. You just have three sections in time of supply, section 12, section 13 and section 14. बट आपको टाइम ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई में काफी सारी चीजें हैं जो याद रखनी पड़ेगी, बिकॉज द एंटायर चैप्टर इज प्रोविजन बेस्ड. प्रोविजंस बहुत सारे हैं, इसके अंदर केसेस बहुत सारे हैं, तो आपको सबका सब याद रखना पड़ेगा. अगर आप कहीं पे भी गड़बड़ कर देते हो तो पूरे मार्क्स चल जाएंगे, बट अगर प्रोविजन आपका राइट है, अगर आपने उसका एप्लीकेबिलिटी सही से किया तो आपका एक मार्क भी नहीं कटेगा. ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई में देयर आर थ्री सेक्शन, सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14. सेक्शन 12 इज व्हेन गुड्स आर सप्लाइड. अगर आप गुड्स का सप्लाई करते हो तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डिटरमाइंड एज पर सेक्शन 12. सेक्शन 13 इज व्हेन सर्विसेज आर सप्लाइड. अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो उसके प्रोविजन सेक्शन 13 में है टाइम ऑफ सप्लाई के. एंड सेक्शन 14 इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स. अगर आपके टैक्स रेट में कोई चेंज आता है तो उस केस में आप टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपको सेक्शन 14 में बताया. ठीक है. चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट विद सेक्शन 12, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. ये देखिए, सेक्शन 12 क्या बोलता है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स. पहले तो टाइम ऑफ सप्लाई होता क्या है? Point of liability, that is when you have to pay GST that arises at the time of supply. आपका जो भी टाइम ऑफ सप्लाई होगा उस डेट पे आपको टैक्स पे करना है. ठीक है. अब टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, सेक्शन 12 क्या स्टार्ट होता है देखते हैं. सेक्शन 12 टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स क्या बोलता है कि अगर आप नॉर्मल चार्ज, इस केस में ना देख, 5 चीजें आपको याद रखनी है. गुड्स सप्लाइड अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, गुड्स सप्लाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वेयर देयर आर वाउचर्स, रेसिडुअल केस और एडिशन. इसके अंदर 5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है. पहली क्या है? व्हेन गुड्स आर सप्लाइड अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म. सेकेंड, व्हेन गुड्स आर सप्लाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. थर्ड इज वाउचर्स वाला केस. फोर्थ इज रेसिडुअल केस एंड फिफ्थ इज इंटरेस्ट पेनल्टी और लेट फी वाला केस. ठीक है. वाउचर्स, रेसिडुअल केस एंड इंटरेस्ट पेनल्टी, लेट फी, ये तीनों एज इट इज सर्विसेज में भी है, सेक्शन 13 में भी है, तो आपको इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है. आपको कौन सी चीजें ज्यादा याद रखनी है? दैट इज नॉर्मल चार्ज एंड रिवर्स चार्ज. क्यों? क्योंकि इन दोनों के रूल सर्विसेज में अलग है. वाउचर, रेसिडुअल केस एंड इंटरेस्ट पेनल्टी, लेट फी एज इट इज आपका सर्विसेज में कॉपी किया है. दैट्स इट. गुड्स की जगह पे सर्विसेज वर्ड पेस्ट किया हुआ है. ठीक है. तो चलो नॉर्मल चार्ज में देखते हैं. दैट व्हेन गुड्स आर सप्लाइड अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, उस केस में आप अपना पॉइंट ऑफ लायबिलिटी, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है. ये जो 12.2 है, 12.3 है, 12.4 है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. अगर आपने याद नहीं भी रखा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आई एडवाइज के एटलीस्ट आप मेन सेक्शन याद रखो. सेक्शन 12 आप याद रखना. अंदर 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 एंड 12.6 याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा. ठीक है. नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, अगर आप गुड्स का सप्लाई अंडर नॉर्मल चार्ज करते हैं तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा इन केस ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म? डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज आपने इनवॉइस कब इशू किया वो डेट, और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, दैट इज आपका इनवॉइस कब तक इशू हो जाना चाहिए था वो वाला डेट, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तीनों डेट में से जो भी आपका अर्लीस्ट डेट होगा, दैट डेट विल बी योर पॉइंट ऑफ लायबिलिटी और टाइम ऑफ सप्लाई. ठीक है. अब इसमें आपको दो चीज ध्यान में रखनी है कि भैया लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है एंड डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है. डेट ऑफ इनवॉइस आपका एक्चुअल डेट ऑफ इनवॉइस है, मतलब वो डेट जब आपने एक्चुअली इनवॉइस इशू किया.
लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस आपका वो डेट है कि आपका इनवॉइस इस डेट तक या इसके पहले इशू हो जाना चाहिए था। अगर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस के पहले इनवॉइस इशू हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर उसके बाद इनवॉइस इशू हुआ देन लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी कंसीडर्ड। ठीक है, ये वाला पार्ट अपन इनवॉइसेस चैप्टर में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, मैंने ये लेक्चर में ये चैप्टर में खाली उसका एक क्विक रिकैप दिया हुआ है। देखते हैं, देख लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या है। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस के लिए आपके पास 4 केसेस है, वेयर गुड्स इन्वॉल्व्स मूवमेंट, वेयर गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, वेयर देयर इज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। ये 4 केसेस है आपके पास जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर गुड्स में मूवमेंट इंक्लूडेड है या इन्वॉल्व है देन आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ रिमूवल। अगर आपका गुड्स में मूवमेंट इंक्लूडेड है या इन्वॉल्व है देन आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इज डेट ऑफ रिमूवल, मतलब रिमूवल के टाइम पे इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। उसके पहले करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद अगर आप करोगे तो वो कंसीडरेबल नहीं होगा। देयरफॉर अगर मूवमेंट वाला केस आता है आपका तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, क्यों डेट ऑफ रिमूवल, बिकॉज योर डेट ऑफ रिमूवल इज द लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। नेक्स्ट, अगर आपका मूवमेंट इंक्लूड नहीं है, पहले में मूवमेंट है, अगर आपका मूवमेंट नहीं है, ठीक है, इफ गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, उस केस में आपका लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या बनता है, डेट ऑन विच गुड्स वर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट और द बायर। If goods does not involve movement, then your time of supply will last date of invoice will be date on which goods were made available to the buyer for the delivery. ठीक है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा आपका, डेट ऑन विच गुड्स आर मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू दी बायर। जिस दिन मैंने बायर को बोला कि भैया आपका गुड्स रेडी है, आप आओ और कलेक्ट कर लो, वो डेट पे मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, बिकॉज दैट इज माई लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई का केस, कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ सक्सेसिव स्टेटमेंट इशूड और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, कंटिन्यूअस सप्लाई के केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगा, अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू किया है देन सक्सेसिव स्टेटमेंट्स और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इशू नहीं किया तो उस केस में डेट ऑफ पेमेंट विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, सक्सेसिव स्टेटमेंट्स और डेट ऑफ पेमेंट। अगर सक्सेसिव स्टेटमेंट इशू किया है देन सक्सेसिव स्टेटमेंट और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर आपका स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ है तो उस केस में डेट ऑफ पेमेंट विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, एंड नेक्स्ट, सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। अप्रूवल बेसिस के केस में आपका इनवॉइस कब इशू होगा, इफ अप्रूवल इज गिवन विद इन 6 months then date of approval will be my last date of invoice. If approval is not given in 6 months then last date of invoice will be first day after the expiry of 6 months. ठीक है, last date of invoice will be date of approval if approval is given within 6 months or first day after the expiry of the 6 months if no approval is given within 6 months. ये सब आप ऑलरेडी इनवॉइसेस चैप्टर में देख चुके हैं, इसीलिए मैं इसको भगा रहा हूं, दैट्स इट। क्लियर है? तो अभी आगे सेक्शन 12 में नॉर्मल चार्ज में अगर मैं गुड सप्लाई करता हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, डेट ऑफ इनवॉइस मतलब आपका एक्चुअल डेट जब आपने इनवॉइस इशू किया, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मतलब वो डेट जब आपका इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था। इसमें 4 केस है, एंड डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस में 4 केस है, अगर मूवमेंट इंक्लूडेड है देन योर लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑफ रिमूवल। अगर मूवमेंट नहीं है देन लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी डेट ऑन व्हिच गुड्स वर मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू द बायर। अगर आपका कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स है तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर मैंने स्टेटमेंट इशू नहीं किया तो उस केस में डेट ऑफ पेमेंट विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। एंड लास्टली, सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में अगर अप्रूवल विद इन 6 months मिल गया देन डेट ऑफ अप्रूवल विल बी माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। अगर बायर से अप्रूवल नहीं मिलता टिल 6 months तो उस केस में लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस विल बी फर्स्ट डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months।
ये ला डोके समझ में आ गया? ठीक है, चल एक काम कर, 2 मिनट देता हूं, फटाफट नॉर्मल चार्ज पढ़ और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस एक बार पढ़ ले। ठीक है, जल्दी। रटना मत, खाली एक बार इसको समझ लेना। ठीक है, अगर समझ के करोगे तो आपको इजी होगा, आपके माइंड में रिटेन भी ज्यादा टाइम के लिए रहेगा। बट अगर आप रटते हो तो आप पॉसिबिलिटी है कि मिक्सअप कर दोगे या भूल जाओगे। फटाफट पढ़ लेते हैं एक बार। जितना ज्यादा, जितनी बार आप पढ़ोगे ना, आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने 3-4 बार पढ़ा ना तो अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा वो। जल्दी करो, फटफट। चलो डन। अभी देख वापस 12 में, अपन सेक्शन 12 में नॉर्मल चार्ज में अगर मैं गुड्स सप्लाई करता हूं तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, रिवर्स चार्ज पे चलते हैं। रिवर्स चार्ज के केस में अब रिवर्स चार्ज होता क्या है? आरसीएम का चैप्टर अपन ने किया हुआ है। वी नो अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स लायबिलिटी इज दैट ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट इज द पर्सन हु पेज द टैक्स। देयरफॉर अपन जो टाइम ऑफ सप्लाई ढूंढेंगे वो रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ढूंढेंगे। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे है ना डेट ऑफ इनवॉइस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भैया रेसिपिएंट इनवॉइस इशू नहीं करता। इनवॉइस कौन इशू करता है? हमेशा सप्लायर, बी इट नॉर्मल चार्ज, बी इट रिवर्स चार्ज, बी इट कंपोजिशन स्कीम। सप्लायर इज द वन हु इशूज द इनवॉइस। Therefore, recipient is not concerned with the invoice। उसको इनवॉइस इशू करना, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, उसको कुछ लेना देना नहीं है भाई। जैसे ही सप्लायर इनवॉइस इशू कर देगा उसके बाद उसका काम चालू होता है। And thus, if goods are supplied under reverse charge, if your goods are supplied under reverse charge, उस केस में time of supply will be date of goods received और date of payment और 31st day from date of invoice। ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? गुड्स के केस में इफ मैं गुड्स सप्लाई करता हूं अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है, तो रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा? डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और डेट ऑफ पेमेंट और
31st day from date of invoice. Again, date of goods received, date of payment, or 31st day from date of invoice. Whichever is earlier will be my time of supply. रिवर्स चार्ज के केस में मेरा टाइम ऑफ सप्लाई मैं कैसे ढूंढूंगा? किस दिन मुझे गुड्स रिसीव हुए वो डेट, किस दिन मैंने पेमेंट किया वो डेट, या फिर सप्लायर ने इनवॉइस किया तो उसके बाद 31st डे कौन सा आता है वो डेट. इन तीनों में से whichever date is earliest that will be my time of supply. समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है. अगेन रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा मेरा? डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस whichever is earlier. क्लियर है? अभी इधर देख, ये दोनों का जो है ना, इसके लिए है ना मैंने एक फॉर्मेट बना के रखा है. वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए टू सॉल्व एवरी सम. टाइम ऑफ सप्लाई का जो भी सम आता है उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना के रखा है. आपका जो रिक्वायरमेंट है आपको हेडिंग में लिखना है, फिर नीचे खाली डेट्स लिखते जाना है. ठीक है, इधर देख, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है. सेक्शन 12 अंडर नॉर्मल चार्ज. नॉर्मल चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे ढूंढते हैं? डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. रिवर्स चार्ज के केस में अपन कैसे ढूंढते हैं? 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड व्हिचएवर इज अर्लियर. ठीक है. अब एक चीज देखना, इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज, इन केस ऑफ नॉर्मल चार्ज, बी इट गुड्स और बी इट सर्विसेज, date of payment will be date of books of accounts or credit in bank whichever is earlier. Date of payment in case of normal charge will be date of books of accounts or date of credit in bank whichever is earlier. मतलब आपने जिस दिन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की, पेमेंट की, वो डेट, या फिर जिस दिन आपके बैंक में पैसे आए वो डेट, दोनों में से whichever is earlier will be my date of payment. कभी कभी ऐसा होता है कि भाई मैंने चेक इशू किया, ठीक है, तो मैंने मेरे बुक्स में एंट्री पास कर दी, क्रेडिट बैंक में बाद में हुआ, तो उस केस में दोनों में से whichever is earlier will be my date of payment. कभी कभी ऐसा होता है कि पहले क्रेडिट हो गया, मैंने एंट्री 2 दिन बाद पास की, तो उस केस में डेट ऑफ क्रेडिट विल बी माय डेट ऑफ पेमेंट. ठीक है. रिवर्स चार्ज के केस में, रिवर्स चार्ज के केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक whichever is earlier. रिवर्स चार्ज के केस में क्यों भाई, पैसे जा रहे हैं ना, अपन रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो उस केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक whichever is earlier will be my date of payment. ठीक है. तो यहां पर मैं ये भी लिख के रख लेता हूं, DOP is equal to earlier of date of books of accounts और credit in bank. सेम इधर भी आएगा, DOP will be earlier of बैंक, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक. ठीक है, ये चीज आप याद रख लेना एक बार. ये हो गया आपका नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज वाला केस. एक काम कर, फटाफट नॉर्मल चार्ज वाले प्रोविजंस पढ़ ले. नॉर्मल चार्ज वाला एक बार प्रोविजन फटाफट पढ़ ले एंड रिवर्स चार्ज वाला भी कर लेना, उसके बाद अपन वाउचर पे चलते. ठीक है, चल जल्दी. ये फॉर्मेट भी कॉपी कर लेना, नॉर्मल चार्ज और रिवर्स चार्ज का. ऐसे ही अपन सम सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मेट के बेसिस पे. क्या एक बार अगर आपको फॉर्मेट मिल जाता है ना सम सॉल्व करने के लिए, तो इजी पड़ता है. अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो थोड़ी कंसाइज हो जाती है, फिर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ता है, फिर जितना रिक्वायरमेंट है बस उतने ही पार्ट्स अपने को क्वेश्चन में से निकालने होते हैं.
चलो डन। अगेन नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज। नॉर्मल चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे ढूंढोगे? डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन बैंक विच एवर इज अर्लियर। ठीक है। रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट क्या है इस केस में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक विच एवर इज अर्लियर। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैंने यहाँ पे ना फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ इनवॉइस भी दिया है इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। ये यहाँ पे लिखना क्यों जरूरी था? सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू गाइस टू कैलकुलेट 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। इसका है ना टाइम ऑफ सप्लाई से कुछ रिलेशनशिप नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई यहाँ पर पूरा आएगा, बट इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई खाली इतना ही होगा। डेट ऑफ इनवॉइस अपन क्यों लिखते हैं? ओनली बिकॉज अपन 31st डे इजीली फाइंड आउट कर सके, दैट्स इट। क्लियर है? ठीक है, चलो वाउचर में चलते हैं। वाउचर का केस देख क्या बोलता है। वाउचर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता है, कूपन्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, गिफ्ट कूपन्स हो गए। अब वाउचर के केस में इफ द वाउचर इज आइडेंटिफाइबल, if the voucher is identifiable then time of supply will be date of issue. If the voucher is not identifiable time of supply will be date of redemption. अब आइडेंटिफाइबल क्या होता है सर? नॉन आइडेंटिफाइबल क्या होता है? देख, आइडेंटिफाइबल मतलब वो वाउचर विच इज रिडीम्ड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। आइडेंटिफाइबल वाउचर मतलब वो वाउचर विच इज रिडीम्ड ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स। नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर मतलब जनरल वाउचर है विच यू कैन रिडीम अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट। ठीक है, इसके क्लासिक एग्जांपल लेते हैं डोमिनोज और अमेज़न का। डोमिनोज वाले ने एक वाउचर इशू किया, ठीक है, जिसमें लिखा था दैट दिस वाउचर इज रिडीमेबल अगेंस्ट डबल चीज बर्स्ट लार्ज साइज पिज्जा ऑफ एनी डोमिनोज आउटलेट। डोमिनोज वाले ने एक वाउचर इशू किया, ठीक है, जिसमें यह लिखा था दैट दिस वाउचर इज रिडीमेबल अगेंस्ट डबल चीज बर्स्ट लार्ज साइज पिज्जा इन एनी डोमिनोज आउटलेट। मतलब क्या है कि मैं डोमिनोज के कोई भी आउटलेट में जाऊं, वो वाउचर को मैं सिर्फ डबल चीज बर्स्ट लार्ज साइज पिज्जा पे ही रिडीम कर सकता हूं। मैं वो डोमिनोज का वाउचर लेके पिज्जा हट जाके रिडीम कर सकता हूं क्या कि भाई मेरे पास डोमिनोज का वाउचर है, मेरे को एक पिज्जा दे दे? नहीं, पिज्जा हट वाला बोलेगा डोमिनोज का है, डोमिनोज में जाके ले, है कि नहीं? ठीक है, तो दैट वाउचर इज आइडेंटिफाइबल। क्यों? क्योंकि वो स्पेसिफिक वाउचर था। तो उस केस में वाउचर रिडीम कब करूंगा, कब पेमेंट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। डोमिनोज वाले ने जिस दिन वाउचर इशू किया ना, उस दिन उसका टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया डोमिनोज वाले का डबल चीज बर्स्ट लार्ज साइज पिज्जा उसका प्राइस फिक्स्ड है। मैं आज अगर रिडीम करता हूं तो भी डोमिनोज वाले को 500 का सेल होगा, मैं एक महीने बाद रिडीम करूंगा तो भी 500 का ही सेल होगा। दैट इज द रीजन एक्ट क्या बोलता है कि भैया तुमने वाउचर इशू किया ना, तुमको पता है ना ये किसके अगेंस्ट रिडीम होगा, तो हम ये मान लेंगे कि भैया आपने वो सेल भी कर दिया है और आप टैक्स पे कर दो। अब आप बोलोगे कि सर अगर मैंने रिडीम ही नहीं किया तो? अगर रिडीम नहीं करते हो तो उसके अलग प्रोविजन है विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी। उस केस में क्या होता है, मैं जस्ट एक रिकैप दे देता हूं क्विकली। भैया इसका ऐसा है ना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी लेना देना नहीं, बट जनरल नॉलेज के हिसाब से देख लो कि आज मैं डोमिनोज है, ठीक है, मैंने तेरे को एक वाउचर इशू किया। अब एक्ट के हिसाब से वो वाउचर मेरा आइडेंटिफाइबल है तो मेरे को टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि वो नॉर्मल चार्ज में सप्लाई हो रहा है। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई 500 है, 500 पे मान ले 50 रुपीज का टैक्स लगा, तो मैंने 50 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया आज। 2 महीने का वैलिडिटी था, तूने 2 महीने में वो वाउचर रिडीम ही नहीं किया, तो क्या मेरा सेल हुआ? नहीं, बट मैं तो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूं। तो जैसे ही मेरा वाउचर का एक्सपायरी हो जाता है, उस महीने में मैं वापस जो मैंने पे किया था ना उसका क्रेडिट क्लेम कर लेता हूं। ठीक है, इन एनी केस अगर 2 महीने में तू रिडीम कर लेता है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है।
बट अगर तू रिडीम नहीं करता है तो उसके एक्सपायरी के बाद मैं वापस जितना टैक्स पे किया था ना उसका क्रेडिट क्लेम कर लेता हूं। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वाउचर के केस में आपको क्या देखना है कि वाउचर स्पेसिफिक गुड्स रिलेटेड है या इन जनरल है। स्पेसिफिक रिलेटेड है तो वो आइडेंटिफाइबल है, उस केस में जिस दिन इशू हुआ वो डेट विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। अब नॉन आइडेंटिफाइबल वाउचर क्या होता है? मैं Amazon से रेगुलरली शॉपिंग करता हूं, मैं Amazon का प्राइम मेंबर भी हूं, तो Amazon वाला मेरा परचेजेस देख के खुश हो गया तो उसने मुझे 500 का वाउचर इशू किया, गिफ्ट कूपन। उसने क्या लिखा था, दैट दिस वाउचर कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एनी प्रोडक्ट यू बाय फ्रॉम Amazon। अब Amazon वाले को मालूम है क्या वो 500 का मैं शूज खरीदेगा या टी शर्ट खरीदेगा या वॉच खरीदेगा या एक्सेसरीज खरीदेगा? नहीं, इन जनरल वाउचर है। तो उस केस में एक्ट क्या बोलता है कि अगर तुमको नहीं पता ना कि ये वाउचर किसके अगेंस्ट यूज होने वाला है तो जब भी वाउचर रिडीम होगा तुम टैक्स पे कर देना। तो उस केस में इफ द वाउचर इज नॉन आइडेंटिफाइबल माय टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडेम्पशन। क्लियर है? प्रीटी लॉजिकल, दोनों केस में इट इज वेरी मच लॉजिकल। अगर रिडीमेबल आइडेंटिफाइबल है तो जब इशू किया तभी आप टैक्स पे करो, अगर आगे रिडीम नहीं होगा तो उसका आईटीसी ले लेना, रिडीम हो गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा वो आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब भी बायर उसको रिडीम करेगा आप उस टाइम पे टैक्स पे कर देना। क्लियर है? ठीक है, चल एक बार इसको फटाफट पढ़ ले और यहां पे अपडेट कर ले वाउचर वाला केस। सिर्फ वाउचर वाला ही केस अपडेट करना, उसके बाद आगे का अपन जब देखेंगे तभी देखेंगे। ठीक है, चल जल्दी 2 मिनट देता हूं, फटाफट पढ़ ले और इसको अपडेट कर ले। चलो डन। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 देखे थे, नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड वाउचर। नॉर्मल चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है? डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्रेडिट इन बैंक, व्हिचएवर इज अर्लियर। रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर है? फिर अपन ने वाउचर देखा, वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा? अगर आपका वाउचर आइडेंटिफाइबल है, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स रिलेटेड है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इशू। अगर आपका वो वाउचर स्पेसिफिक गुड्स रिलेटेड नहीं है, जनरल वाउचर है, इट इज नॉट आइडेंटिफाइबल, दैट टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडेम्पशन। क्लियर है? ठीक है, चल आगे देखते। इधर वाउचर का डेफिनेशन दिया हुआ है, आपके पास नोट्स है, आप एक बार उसमें से पढ़ लेना आगे। ये जो है 12 टू नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज, ये आपका डेट ऑफ पेमेंट रिलेटेड है, अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, कि नॉर्मल चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट क्या होता है और रिवर्स चार्ज में डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा।
सेक्शन 148 एक बार के लिए इसको थोड़ा ब्रेक देते हैं, अपन इसको बाद में देखेंगे। अभी के लिए नेक्स्ट चालू करते हैं रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस मतलब आपको क्वेश्चन में डेटा ही नहीं दिया है, आपके पास इनवॉइस का डेटा नहीं है, आपके पास गुड्स रिसीव्ड का डेटा नहीं है, आपके पास पेमेंट का डेटा नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है, ठीक है। तो एक सेकेंड ना, पेमेंट अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं कौन से पेमेंट की बात कर रहा हूं, टैक्स पेमेंट की के जो सप्लाई किया है उसके पेमेंट की? जो सप्लाई किया है ना उसके पेमेंट की बात हो रही है, टैक्स पेमेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। रेसिडुअल केस देखते हैं। रेसिडुअल केस में दो पॉइंट है। पहला, पीरियोडिक रिटर्न्स। अगर आपने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है, अगर आप पीरियोडिकली रिटर्न्स फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपका डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न विल बी टाइम ऑफ सप्लाई। अगर आप पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, आपके पास इनवॉइस का डेटा नहीं है, आपके पास सप्लाई का जो पेमेंट हुआ है उसका डेटा नहीं है, गुड्स रिसीव्ड का डेटा नहीं है, एंड आप पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल कर रहे हो, तो उस केस में जिस दिन आप रिटर्न फाइल करोगे दैट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ फाइलिंग सच रिटर्न। इन एनी अदर केस, मतलब आप पीरियोडिक रिटर्न्स भी फाइल नहीं कर रहे, इतने नालायक हो, तो उस केस में एक्ट क्या बोलता है कि जब भी आप वॉलंटरीली टैक्स पे करोगे दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। इन एनी अदर केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, एक ही लाइन दी हुई है भैया कि आपने ना वॉलंटरीली, आपको कोई आइडिया नहीं है, आप फुल ब्लैंक हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपनी मर्जी से ये डेट पे टैक्स पे कर दिया, तो दैट डेट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये रेसिडुअल केस आता है। रेसिडुअल केस कब लगेगा? जब आपका नॉर्मल चार्ज, रिवर्स चार्ज, वाउचर वाला प्रोविजन नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है तो वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, अगर नहीं हो रहा है तो रेसिडुअल केस लगेगा। क्लियर है, ठीक है। एंड लास्ट आता है आपका इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी, दैट इज एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एडिशंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फीस ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मेरे को पेमेंट लेट मिल रहा है, मैं एडिशन चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, पेनल्टी चार्ज करेगा या लेट फी चार्ज करेगा, तो सामने वाला मेरे को वो भी पे करेगा। तो उस केस में इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी के केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी बाय द सप्लायर। रेसिपिएंट कब पे कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, सप्लायर को किस दिन मिला उससे फर्क पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। रेसिपिएंट ने चेक इशू किया, मान ले 10 सितंबर, अपना 28 सितंबर को रेसिपिएंट ने चेक इशू किया इंटरेस्ट का, ठीक है। मैंने वो 29 सितंबर को बैंक में डाला एंड 1 अगस्त को वो चेक क्लियर हुआ, तो उस केस में मेरे को पैसा कब मिला? 1 अगस्त को, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 1 अगस्त एंड नॉट 28 सितंबर, ठीक है। इससे होता क्या, सॉरी अक्टूबर, क्या रिवर्स चल रहा हूं मैं तो। देख, 28 सितंबर को उसने मुझे चेक दिया, 29 सितंबर को मैंने बैंक में डाला एंड 1 अक्टूबर को मेरा चेक क्लियर हुआ, तो मेरे को चेक कब, मेरे को पैसा कब मिला इंटरेस्ट का? 1 अक्टूबर को। तो इस केस में 28 सितंबर विल नॉट बी माय टाइम ऑफ सप्लाई बट 1 अक्टूबर विल बी माय टाइम ऑफ सप्लाई। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा बॉस। 28 सितंबर अगर तू टाइम ऑफ सप्लाई लेगा ना तो तेरा सितंबर पीरियड का जब तू रिटर्न फाइल करेगा तेरे को उस रिटर्न में टैक्स लायबिलिटी बताना पड़ेगा। बट अगर तू 1 अक्टूबर आता है तेरा टाइम ऑफ सप्लाई ना, तो उस केस में अक्टूबर का जब तू रिटर्न फाइल करेगा ना तब तेरे को टैक्स लायबिलिटी बताना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। एक एक दिन से बहुत फर्क पड़ जाता है, एक एक दिन से महीना चेंज हो जाता है, महीना चेंज होने से तेरा पूरा पीरियड चेंज हो जाता है टैक्स लायबिलिटी का। क्लियर हो क्या? ठीक है। तो इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड लेट फी के केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी रेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बाय द सप्लायर। क्लियर है, ठीक है। चल एक काम कर, फटाफट 12.5 पढ़ ले, अपना रेसिडुअल केस और इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी पढ़ ले एंड उसको अपडेट कर ले, ठीक है। चल जल्दी।
चलो डन। देख अगर नहीं हुआ है ना तो वीडियो को एक बार पॉज करना और उसके बाद इसको कॉपी कर लेना, विल मूव फर्दर, ठीक है। अभी देखते हैं एक चीज अपनी बाकी रह गई है, दैट इज सेक्शन 148। सेक्शन 148 देख क्या बोलता है छोटा सा सेक्शन याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट उसके अंदर का प्रोविजन काफी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी लाइन है लेकिन ये लाइन है ना आपका पूरा क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन चेंज कर सकती है। देख इसमें क्या लिखा है, all taxpayers except composition taxpayer if date of payment is before date of goods received in all the cases with respect to time of supply of goods, that is in case of advance payment received, date of payment shall be ignored and time of supply will be calculated accordingly। सर क्या बोला, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, हैपेंस, मेरे को भी नहीं आया था जब मैंने पहली बार समझा था, फिर मैंने है ना फोकस किया इस लाइन पे कि भैया लिखा क्या है। ये सेक्शन 148 क्या बोलता है कि अगर आपको गुड्स रिसीव होने से पहले पेमेंट मिलता है, अगर आपको गुड्स रिसीव होने से पहले पेमेंट मिलता है, दैट इज एडवांस पेमेंट, तो उस केस में आप वो डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर कर देंगे एंड आपका टाइम ऑफ सप्लाई विल बी कैलकुलेटेड विदाउट डेट ऑफ पेमेंट। म्हणजे काय, म्हणजे हे इधर देख, इस केस में नॉर्मल चार्ज वाला केस पकड़ते हैं कि अगर मुझे एडवांस पेमेंट मिला ना तो मैं डेट ऑफ पेमेंट इग्नोर कर दूंगा, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। रिवर्स चार्ज के केस में अगर मुझे एडवांस पेमेंट मिलता है ना तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मेरा टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। समझ में आया? ठीक है, ये क्या बोला है that if date of payment is before date of goods received in all the cases of supply time of supply of goods, उस केस में आप डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर कर दोगे जहां जहां भी प्रोविजन में आता है, एंड टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर हो गया? ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। चल आपकी बुक में ही है, अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला एनसीएम प्लस एडवांस पेमेंट वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सॉल्व भी साथ में करते जाएंगे। प्रोविजंस अभी एनसीएम प्लस एडवांस पेमेंट वाला है, मतलब आपको एनसीएम का प्रोविजन आना चाहिए, आपको एडवांस पेमेंट का प्रोविजन आना चाहिए। ठीक है, एनसीएम के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे आएगा, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्रेडिट इन बैंक, व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर है? ठीक है, चल फॉर्मेट उठा लेते हैं एज इट इज, कॉपी करते हैं इधर। क्लीन चाहिए भैया अपने को, क्लीन एकदम। ठीक है, ये भी मैंने डिलीट मार दिया। चलो क्यों आगे देखते हैं, सम देखते हैं। चल, a machine has to be supplied at site, a machine has to be supplied at site, supplied at site है। ठीक है, कॉमन सेंस कॉमन सेंस कॉमन सेंस। मैं पहले मेरे गोडाउन में लेके आएगा मशीन, उसके बाद उसको देगा कि डायरेक्टली उसको देगा, डायरेक्टली उसको देगा। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट्स फ्रॉम वेंडर्स एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। जो बायर है ना उसी के साइट पे मैं अलग अलग वेंडर से अलग अलग पार्ट्स लेके आया, वहीं पे उसी की साइट पे मैंने असेंबल कर दिया। ठीक है, अब मैंने वहीं पे असेंबल किया, मशीन खड़ा किया, मेरे को बता वो मशीन में मेरे गोडाउन में लेके आएगा उसके बाद उसको देगा? नहीं, वो डायरेक्टली वहीं से उसको चला जाएगा। तो कॉमन सेंस क्या बोलता है, इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट और इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। मैं अलग अलग कंपोनेंट लेके आया, बायर की साइट पे गया, वहीं पे मशीन खड़ा किया और उसको हाथ में दे दिया। तो इस केस में इफ द मशीन डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, देन लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होना चाहिए मेरा, व्हेन गुड्स वर मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू द बायर। ठीक है, आपको ये याद में रखना है। अभी देखते हैं आगे, डिटेल्स दी हुई है आपको। 17 अक्टूबर परचेस ऑर्डर विथ एडवांस ऑफ ₹50,000 इज रिसीव्ड, परचेस ऑर्डर विथ एडवांस ऑफ ₹50,000 इज रिसीव्ड। ठीक है, ये आपका एडवांस पेमेंट है, एडवांस पेमेंट में सेक्शन 148 लग जाएगा। ठीक है, फॉर द मशीन वर्थ ₹12 lakhs एंड
एंट्री ड्यूली मेड इन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरे को 50,000 मिला, ठीक है, 50,000 मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री पास कर दी ऑन 17 अक्टूबर। मुझे गुड्स मिला क्या अभी तक? बायर को अभी तक गुड्स मिला क्या? नहीं मिला, ठीक है। तो उस केस में कैन आई से कि मेरा ये जो डेट ऑफ पेमेंट है वो मैं इग्नोर कर देगा फॉर रुपीज 50,000। 50,000 एडवांस मिला ना, तो 50,000 के केस में मैं डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर कर देगा। बैलेंस 11,50,000 बाद में मिलेगा, तो अपन बाद में देखेंगे। उपसी 50,000 11,50,000, ठीक है। इसका मैं डेट ऑफ पेमेंट इग्नोर मारेगा, मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? Because 50,000 is advance payment, and when there is an advance payment before date of goods received, then such date of payment is to be ignored for the purpose of time of supply, ठीक है। ये अभी अपन ने प्रोविजन पढ़ा था। नेक्स्ट 20th October the machine is assembled, tested and accepted by buyer। accepted by buyer मतलब क्या? that machine is ready for delivery। तो 20th अक्टूबर विल बिकम माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस के भैया इस डेट पे मेरा इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, बट मेरा लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या आएगा? व्हेन गुड्स वर मेड अवेलेबल फॉर डिलीवरी। मैंने मशीन असेंबल किया, मशीन को टेस्ट भी किया और बायर ने एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब अपना काम खत्म। तो 20th अक्टूबर बिकम्स माय लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। 2020 becomes my last date of invoice। सेम इधर भी आएगा 2010-2020, आगे नहीं? ठीक है, क्लियर है? ये दोनों के लिए हो गया। देख, ये जो अपन ढूंढ रहे हैं ना लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ये पूरे मशीन का है, ये पेमेंट से रिलेटेड नहीं है, एसेट से रिलेटेड है। मैं 50,000 पहले पे करूं, 11,50,000 बाद में पे करूं, या पूरा पहले पे करूं पूरा बाद में पे करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इज विद रिस्पेक्ट टू योर सप्लाई एंड नॉट पेमेंट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट 23rd अक्टूबर इनवॉइस वाज रेज्ड। मैंने इनवॉइस कब रेज किया? 23/10/2020 को। मैंने इनवॉइस कब रेज किया? 23/10/2020 को। एंड 4th नवंबर बैलेंस पेमेंट ऑफ 11,50,000 इज रिसीव्ड, ठीक है। बैलेंस मुझे कब मिला? 4th नवंबर को, 04/11/2020 को 11,50,000 भी मिल गया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है? टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई अपने को पता है whichever is earlier, earlier is will be my time of supply। तो इस केस में 20th अक्टूबर और 23rd अक्टूबर whichever is earlier, earlier डेट कौन सी है? 20th अक्टूबर। तो my time of supply will be 2010-2020। इस केस में earlier डेट कौन सी है? 23rd अक्टूबर, 20th अक्टूबर या फिर 4th नवंबर, whichever is earlier कौन सी है? अगेन 20th अक्टूबर। तो my time of supply will be 2010-2020 in both the cases। कैसे आया? समझ में आया? यहां पर मैंने क्या किया? since DOP is before DOGR, such DOP is ignored for DOS। समझा? ये क्यों आया? ये केस में अपने को क्या आया कि भैया मेरा डेट ऑफ पेमेंट वाज प्रायर टू डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, देयरफॉर टाइम ऑफ सप्लाई के पर्पस के लिए मैंने डेट ऑफ पेमेंट इग्नोर कर दिया एज पर सेक्शन 148 एंड दस मेरा 20th अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई। इस केस में नॉर्मल है, जो अपना प्रोविजन एप्लीकेबल होता है वही अपन ने अप्लाई किया। अगर तू ध्यान देगा ना, तो जैसा अपन ने पढ़ा था ना, एग्जैक्टली वैसा ही यहां पर अप्लाई भी हुआ है एंड देयरफॉर इट वाज प्रीटी इजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई द आंसर्स। जो पढ़ा वही अप्लाई किया तो आंसर निकलना बहुत इजी हो गया, ठीक है। चल एक काम कर, फटाफट है ना, इलस्ट्रेशन का सॉल्यूशन है नीचे मैंने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन एक बार पढ़ ले एंड इसको अपडेट कर ले, ठीक है। चल जल्दी। अभी तक इजी लग रहा है ना? कोई डाउट नहीं आना चाहिए यहाँ पे। अगर डाउट आता है तो इन एनी केस यू कैन रीच टू मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। चलो फटाफट करना।
प्रोविजन पढ़ोगे ना, प्रोविजन अगर आपको याद है ना, तो आपको सम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरा खेल इसमें प्रोविजन का ही है। इन एनी केस अपन जब जब इलस्ट्रेशन सॉल्व करने बैठेंगे, मैं आपको उतना उतना प्रोविजन वाला पार्ट याद दिलाते रहूंगा। आप सोल्यूशन पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा उसमें जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था एग्जैक्टली वही लिखा है, बट इन थियोरेटिकल फॉर्म। तो ये सम सॉल्व करके रखना, एक उसका रेफरेंस देके रखना, ताकि आपको पता चलेगा कि वो क्यों आया और कैसे आया। चलो डन। अभी देख, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, वो अपन क्लियर करते हैं, उसके बाद विल वाइंड अप द लेक्चर। नेक्स्ट सेशन में इलस्ट्रेशंस देखेंगे एंड सेक्शन 12 का पूरा रिकैप भी देख लेंगे, ठीक है। एक ही छोटा सा ही लाइन बाकी है, वो अपन देख लेते हैं। वो छोटी सी लाइन है, लेकिन बहुत दिमाग खराब करती है भाई लोगों का। स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर, उनको ये समझ में नहीं आता है कि भैया जो लिखा है उसको एग्जैक्टली अप्लाई करना है। देख ये वाला लाइन, if advance up to ₹1000 is received, then at the option of supplier, time of supply will be date of invoice in respect to such advance। एक लाइन है, लेकिन भैया दिमाग खराब कर देती है ये। क्या लिखा है कि अगर मुझे अप टू 1000 का एडवांस मिलता है, तो उस केस में मेरे पास एक ऑप्शन है कि उस एडवांस अमाउंट रिलेटेड जब मैं इन फ्यूचर इनवॉइस इशू करूंगा, तो वो डेट ऑफ इनवॉइस को मैं टाइम ऑफ सप्लाई ले सकता हूं। इसका क्लासिक एग्जांपल है आपका बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, ठीक है। अभी देख फॉर एग्जांपल के आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, चल अपन लिख ही लेते हैं, नोट्स में साथ में करते जाते हैं। क्लासिक एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, ठीक है।
इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ टाटा was rupees 650. The recipient 650 नहीं, थोड़ा और अमाउंट लेते 649, अच्छा लगता है देखना. The recipient paid rupees 700 in total, for which the balance rupees 700 in total. The balance rupees 51 was not returned to the recipient but will be adjusted in the next month's bill. इसको स्पेसिफिक करते थोड़ा. टाटा was rupees for the month of September. The recipient paid rupees 700 in total. The balance rupees 51 was not returned to the recipient but will be adjusted in the next month's bill. ठीक है? Recipient paid the amount on 7th October. ठीक है? The bill for the month of October was issued on 2nd November. ठीक है? Determine the time of supply. ये आपका क्वेश्चन बनता है. ये आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ पे. ठीक है? यहाँ पर क्या बोला है आपको कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ टाटा वॉज रुपीज 649 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. The recipient paid rupees 700 in total and the balance rupees 51 was adjusted in the next month's bill. ठीक है? Recipient paid the amount on 7th October. The bill for the month of October was issued on 2nd November. Determine the time of supply. ये अपना आ गया क्वेश्चन. ठीक है? अब वो लाइन क्या बोलती है that if any amount, advance amount is up to rupees 1000, then time of supply with respect to such advance amount will be date of issue of invoice of that amount. ठीक है? अभी इधर देखा अपने पास क्या केस है. We have two amounts, एक है 649 का एंड दूसरा है 51 का. टोटल हो गया 700. ठीक है? अगेन दैट वाज एन ऑप्शन. अभी देख 649 के केस में नॉर्मल चार्ज में हो रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई अपने नॉर्मल केस के हिसाब से करेंगे. नॉर्मल प्रोविजंस दैट इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर पकड़ के चलते हैं. ठीक है? डेट ऑफ इनवॉइस क्या है? मैंने इसका इनवॉइस का भी इशू किया था फॉर द मंथ ऑफ सितंबर है ना. इधर डेट ऑफ इनवॉइस का कोई डेटा नहीं दिया है, डेट ऑफ पेमेंट का भी कोई डेटा नहीं दिया हुआ, तो इसको छोड़ देते, नॉर्मल केस के हिसाब से चलते हैं. बट एडवांस अमाउंट वाला जो है ना उसका प्रोविजन क्या बोलता है कि मेरे पास ऑप्शन है. ये हो गया एक ऑप्शन, ऑप्शन 1. ठीक है? नॉर्मल प्रोविजन एंड पूरा का पूरा नॉर्मल प्रोविजन. ऑप्शन 2, सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है मेरे पास कि ये सप्लायर के पास ऑप्शन है कि अगर चाहिए तो एक तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से ये, और ये जो एडवांस अमाउंट है ना ये हो गया मेरा बिल अमाउंट और ये हो गया मेरा एडवांस अमाउंट. ये जो एडवांस अमाउंट है ना ये एडवांस अमाउंट रिलेटेड सप्लायर के पास ऑप्शन है कि जब उस एडवांस अमाउंट रिलेटेड इन नियर फ्यूचर में इनवॉइस इशू करूंगा तो उस डेट ऑफ इनवॉइस को मैं टाइम ऑफ सप्लाई ले सकता हूं. अब मुझे बता ये जो 51 रुपीज का जो एडवांस है
ये मेरा सितंबर मंथ का पेमेंट है कि अक्टूबर मंथ का? ये मेरे अक्टूबर मंथ में एडजस्ट हो रहा है, मतलब ये अक्टूबर महीने का हो गया। अक्टूबर महीने का मैंने इनवॉइस कब इशू किया? 2 नवंबर को। तो ये एडवांस रिलेटेड इनवॉइस वाज इशूड ऑन 2 नवंबर। एडवांस रिलेटेड इनवॉइस वाज इशूड ऑन 2 नवंबर। तो 2 नवंबर आई कैन टेक एज माय टाइम ऑफ सप्लाई ओनली फॉर द एडवांस अमाउंट। समझ में आया क्या बोला? ठीक है, इफ एडवांस इज अप टू ₹1000 देन टाइम ऑफ सप्लाई विथ रिस्पेक्ट टू सच एडवांस अमाउंट एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर कैन बी डेट ऑफ इनवॉइस विथ रिस्पेक्ट टू सच एडवांस अमाउंट। इस एडवांस अमाउंट रिलेटेड जब मैं इन नियर फ्यूचर इनवॉइस इशू करूंगा तो दैट डेट ऑफ इनवॉइस आई कैन टेक एज माय टाइम ऑफ सप्लाई। इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर। मतलब अगर मैं ऑप्शन 1 लेता हूं, पूरा नॉर्मल प्रोविजन में जाता हूं, तो 700 पे जितना भी टैक्स बनता है वो मुझे सितंबर पीरियड के लिए पे करना पड़ेगा। बट अगर मैं सेकेंड ऑप्शन लेता हूं तो 649 पे जितना टैक्स बनता है वो मैं सितंबर महीने में पे करूंगा एंड 51 पे जो भी टैक्स बनेगा वो जब अक्टूबर महीने का मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो उसमें पे करूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा, इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हो गया मेरा सितंबर मंथ, ये हो गया सितंबर मंथ, ये भी हो गया सितंबर मंथ। ठीक है, बट इस केस में क्या होगा, ये होगा मेरा सितंबर मंथ एंड ये होगा मेरा अक्टूबर मंथ। समझा? ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस, ये सप्लायर के पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन सप्लायर के पास है कि अगर उसको चाहिए तो वो पूरा का पूरा एक साथ पे करे, बट अगर उसको डेफर करना है टैक्स को तो वो एडवांस अमाउंट का जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसको डेफर कर सकता है टिल द इनवॉइस इज इशू। क्लियर है? ठीक है, इन एनी केस ये प्रोविजन क्यों डाला है कि भैया एडवांस अमाउंट काफी छोटा है तो उस पर टैक्स लायबिलिटी भी काफी छोटी होगी, मुश्किल से 200-300 रुपए का टैक्स आएगा एंड सरकार को इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर है? एक काम कर, फटाफट एक बार है ना ये इलस्ट्रेशन को कॉपी कर ले, जो टाटा वाला दिया है ना, एक बार इसको फटाफट कॉपी कर ले। ठीक है, चल जल्दी। अगर आप नोटिस करोगे तो जो लाइन लिखी है ना, लिटरली वो लाइन को मैंने यहाँ पर इंटरप्रेट करके अप्लाई किया है। मैंने आपको नोट्स ऐसे ही दिए कि अगर आप उसका लिटरल इंटरप्रिटेशन करके एज इट इज अप्लाई करोगे ना तो भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वो नोट्स मैंने तोड़ मोड़ के नहीं दिए कि भैया लिखा कुछ और है, इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और है और एप्लीकेबिलिटी कुछ और ही है। नहीं भाई, आई हैव केप्ट इट प्रिटी मच वेरी सिंपल। जो आप पढ़ोगे बस वही आपको अप्लाई भी करना है, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। इतना तो आप कर ही सकते हो भाई। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लिखना।
चलो डन। देख अगर नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज कर लेना, मैं तुमको फॉर्मेट वाले स्लाइड पे लेके चलता हूं, वो एक बार कॉपी कर लेना। वाउचर रेसिडुअल केस तक कर लिया था, इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी तक कर लिया था, ये नीचे एडवांस वाला जो है वो कॉपी कर लेना एक बार, डेट ऑफ पेमेंट वाला जो है वो एक बार कॉपी कर लेना, तो आपके सेक्शन 12 के लास्ट मोमेंट नोट्स रेडी हो जाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। चलो डन, आ जाओ। सेक्शन 12 देखा था अपन ने आज के सेशन में, पूरा एक बार क्विक रिकैप देख लेते हैं कौन कौन से और कितने प्रोविजंस देखे थे। सबसे पहले वाज नॉर्मल चार्ज। अगर मैं नॉर्मल चार्ज में गुड्स सप्लाई करता हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इनवॉइस, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिट इन बैंक व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर मैं रिवर्स चार्ज में सप्लाई करता हूं तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेबिट इन बैंक व्हिचएवर इज अर्लियर। ठीक है, फिर अगर मैं वाउचर का सप्लाई करता हूं तो वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, इफ वाउचर इज आइडेंटिफाइबल, दैट इज अगर वो स्पेसिफिक गुड्स रिलेटेड है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। इफ वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल, मतलब वो जनरल वाउचर है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ रिडेम्पशन। ठीक है, डोमिनोज और अमेजॉन वाला एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट अपन ने देखा था रेसिडुअल केस। रेसिडुअल केस में अगर आप पीरियोडिक रिटर्न्स फाइल करते हो देन टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ सच रिटर्न। अगर रिटर्न फाइल नहीं किया दैट इज इन एनी अदर केस टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। आप जब भी वॉलंटरीली टैक्स पे करोगे आपका वो टाइम ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अपन ने देखा था एडिशंस इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी। अगर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी या लेट फी मिलती है तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी विल बी डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी। इसमें आपको चेक वाला एग्जांपल याद रखना कि सामने वाले ने 28 सितंबर को चेक इशू किया था, मैंने उसको 29 सितंबर को बैंक में प्रेजेंट किया एंड 1 अक्टूबर को वो चेक क्लियर हुआ। तो टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट बी 28 सितंबर बट इट विल बी 1 अक्टूबर बिकॉज डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी बाय द सप्लायर। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद अपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखा था दैट इज सेक्शन 148। सेक्शन 148 क्या बोलता है, दैट इन केस अगर आपका डेट ऑफ पेमेंट इज प्रायर टू डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, अगर आपका डेट ऑफ पेमेंट इज प्रायर टू डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड then in all the cases of time of supply of goods such date of payment will be ignored. ठीक है, it is applicable to all the taxpayers except composition scheme taxpayer. composition taxpayer अगर है तो उसको ये चीज एप्लीकेबल नहीं है, उसके अलावा जितने भी टैक्सपेयर्स है सबको एप्लीकेबल है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है तो ध्यान रखना। एंड लास्ट अपन ने देखा था एडवांस अप टू ₹1000। अगर अप टू 1000 का आपको एडवांस मिलता है तो उस केस में एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू सच एडवांस अमाउंट। ठीक है, वो एग्जांपल दिया था, वो एग्जांपल में आपका ये भी क्लैरिफाई हो गया। सेक्शन 12 यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन अपना छोटा सा रहेगा, उसमें सारे इलस्ट्रेशंस कवर कर लेंगे। ठीक है,
चलो गाइस, adios and have a nice day. बाय बाय.